हेलो। तो इन लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और अभी हम लोग को पढ़ना है क्या, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं वहीं अपन ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन से, जो कि पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा मैंने बता दिया था। अभी एक बार वापस से देख लेते हैं और थोड़ा सा और अच्छे से उसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है ब्रीदिंग में, क्या होता है, व्हाट इज ब्रीदिंग। सबसे पहली बात तो बहुत ऐसे लोग होंगे क्लास 10th में ही जिनको अभी तक यही लगता होगा कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही चीज़ है, कि हम ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन बोलते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा। अगर आपको, और बहुत लोग होंगे जिनको पता भी होगा, तो अगर जिसको जिसको ऐसा लगता है कि नहीं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही चीज़ है, तो बेटा भूल जाओ, एक ही चीज़ नहीं है। दोनों टर्म्स अलग अलग होते हैं। हाँ, दोनों ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। मतलब कि रेस्पिरेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट ब्रीदिंग। अगर ब्रीदिंग नहीं होगी तो रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या है ब्रीदिंग? सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब गैस का एक्सचेंज। कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें से दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है अपना इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है, हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज व्हाट, एक्सहेलेशन। ये होती है सिंपल हमारी ब्रीदिंग। देखो, मैंने सांस ले ली, क्या हुआ, इनहेलेशन, रिलीज, सांस छोड़ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ने रिलीज कर दी, तो ये क्या हो गया, एक्सहेलेशन। सांस लेना और सांस छोड़ना, ये क्या हो गया हमारा, एक ब्रीथ हुई। जब हम, ये नहीं कि हमने ऑक्सीजन को इनटेक कर लिया तो एक ब्रीथ हो गई। जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो उस एक को, मतलब उस एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को हम एक ब्रीथ बोलते हैं। एक ब्रीथ में क्या आएगा, एक बार सांस लेना और सांस छोड़ना, ये होती है एक ब्रीथ। एक बार हमने सांस लिया। ठीक है, तो अभी आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्रीदिंग रिलेटेड है किससे, रेस्पिरेशन के साथ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है। हाँ, एक हेल्दी ह्यूमन एक मिनट में 12 से 16 बार, अप्रॉक्सीमेटली 12 to 16 टाइम्स एक हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ करेगा एक मिनट में। और एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है क्या, स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है विच मेजर्स वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड। स्पायरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेजर करता है उस वॉल्यूम ऑफ एयर को जो हम इंस्पायर या फिर एक्सपायर करते हैं। ठीक है, एक मिनट में एक हेल्दी ह्यूमन 12 to 16 टाइम, 12 बार, 13, 14, 15, 16, 17, 18 कितने भी टाइम्स ब्रीथ करेगा तो वो होता है कि हाँ एक हेल्दी ह्यूमन है। अगर आप एक मिनट में 7-8 बार सांस ले रहे हो तो यू आर नॉट हेल्दी। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन क्या होता है, न्यूट्रिशन में मेटाबॉलिज्म पढ़ाया था, उसमें भी मैंने कैटाबॉलिक एनाबॉलिक बताया था। एनाबॉलिक में सिंथेसिस होती है, कैटाबॉलिक में ब्रेक डाउन होता है। और इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में बता चुके, थोड़ा सा अभी वापस से देख लो। रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन, देखो रेस्पिरेशन सिंपली होता क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। इसके अलावा भी प्रोडक्ट्स जैसे H2O वगैरह रिलीज होते हैं, बट मेन हम इनको ये देख लेते हैं। क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ग्लूकोज हमारा फूड होता है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो ब्रेक डाउन हुआ है ना, कैटाबॉलिक रिएक्शन मैंने क्या बताया था, कोई चीज टूटेगी, एक कॉम्प्लेक्स, एक मतलब बड़ा मॉलिक्यूल टूट करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनेगा। देखो ग्लूकोज क्या था, बड़ा मॉलिक्यूल था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटा और बना क्या, CO2 और एनर्जी। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में एनर्जी बनती है, ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP। ओके, होता क्या है, देखो, हाउ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन बोथ आर रिलेटेड। दोनों रिलेटेड कैसे हो गए, आपने बोला कि मैम बिना ब्रीदिंग के रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है, तो कैसे वो, रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो कहाँ से आ रही है ऑक्सीजन, हमने डाइजेशन में पढ़ा था ना हम लोगों ने, लास्ट में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो खाना होता है पूरी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट भी हो जाता है और वहीं पर अब्सॉर्ब हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बिलाई होती है जो फूड को, जो पूरी तरीके से ब्लड वेसल्स की बनी होती हैं, हमारे फूड को अब्सॉर्ब करके बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा देती है। ठीक, तो हमने खाना खा लिया, यानी कि हमारे ब्लड में क्या पहुंच चुकी है, ग्लूकोज प्रेजेंट हमारे ब्लड में, क्योंकि हमने खाना खा लिया। अब हमने सांस लिया, हमने ऑक्सीजन को इनटेक किया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, O2 को इनहेल करते हैं। हमने O2 को इनहेल किया, ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंची, हमारी लंग्स में। कैसे पहुंची, किस रास्ते से होते हुए पहुंची, उसको अभी हम डायग्राम बना के उसको समझाएंगे आपको। ठीक है, हमने O2 को इनहेल किया, O2 पहुंची हमारे लंग्स में, और लंग्स से ऑक्सीजन पहुंची कहाँ, हमारे ब्लड में। लंग्स से ऑक्सीजन पहुंची हमारे ब्लड में, और ब्लड में क्या था, पहले से ग्लूकोज प्रेजेंट था। ब्लड में क्या प्रेजेंट था, ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज इसी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया, और ब्रेक होकर के बन गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। एनर्जी क्या हुई, एनर्जी का हम क्या करेंगे भाई, एनर्जी को थोड़ी ना बाहर रिलीज करेंगे, एनर्जी तो यूज हो जाएगी। एनर्जी यूज हो जाएगी, कहाँ यूज होगी, बॉडी की हर एक सेल को चाहिए ना, बॉडी के हर एक सेल में उसकी जरूरत है। और CO2 क्या हुई, CO2 को बाहर रिलीज करना, तो CO2 जो है रिलीज हो गई सेल से, और रिलीज होने के बाद आई ब्लड में, और ब्लड के थ्रू CO2 वापस लंग्स में आ गई, और लंग्स से क्या हो गई, बाहर हो गई। देखो इधर, देखो पहले हमने O2 इनहेल किया था, O2 लंग से होते हुए ब्लड में गई, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर O2 कंज्यूम हो गई, फिर बना क्या, रिएक्शन के बाद CO2 मिले, CO2 रिलीज हो गई ब्लड में, ब्लड से लंग्स में, और लंग्स से क्या हुआ, बाहर आ गई नॉस्ट्रल्स के थ्रू।
ठीक है, ये होता है क्या, रेस्पाइरेशन। अब बात करते हैं थोड़ा सा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। तो देखो, ब्रीदिंग कैसा प्रोसेस है, एक फिजिकल चेंज है। सबसे पहले तो यही, ब्रीदिंग में सिंपल इनहेल और एक्सहेल होता है, और रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो मैंने बताया, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। एक तो ये हो गया। दूसरा, ब्रीदिंग हमारा फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, सिंपल हम ऑक्सीजन अंदर करते हैं, CO2 बाहर करते हैं। और रेस्पिरेशन कैसा है, यहाँ पर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पर बॉन्ड्स टूट रहे हैं, नए बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, केमिकल प्रोसेस है। ओके, अब दूसरी बात, ब्रीदिंग कहाँ पे होती है, नॉस्ट्रल्स के थ्रू हमारी लंग्स में होती है ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है, जैसे आप बोल रहे हो कि मैम ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, बॉडी में, बॉडी के हर एक सेल को जरूरत है, तो बॉडी के हर एक सेल में क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है। ओके, दूसरी चीज, ब्रीदिंग में कोई एनर्जी नहीं बनती है। ब्रीदिंग में तो सिंपल हम O2 इंटेक करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, कोई एनर्जी बनी ही नहीं। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी बनती है। समझ में आया? तो आई होप कि आपको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का सही मायने में उसका अर्थ पता चल गया कि होता क्या है एग्जैक्टली, और उसमें जो डिफरेंस है वो पता चल चुके हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मैम आपने सिंपल बता दिया, O2 हमने इंटेक किया और O2 पहुंची लंग्स में, लंग्स से ब्लड में। तो आप ये तो बता दो जरा कि नॉस्ट्रल से सीधा ऑक्सीजन लंग्स तक कैसे पहुंची, किस रास्ते से होते हुए, जैसे हमारा खाना पहुंचा था फूड पाइप के थ्रू। उसका मैं एक बार डायग्राम बना देती हूँ, तब तक आप इसको नोट करो, डायग्राम बना के समझा देंगे। तो राइट करो, इसको लिख लो। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का प्रॉपर डिफरेंस आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो डायग्राम बन चुका है, ये देखो, थोड़ा सा ठीक ठाक है, इतना बुरा भी नहीं है, समझने लायक है, इतना है कि आराम से समझ लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, टॉपिक क्या लिखा है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स कहाँ, ये देखो हमारे नॉस्ट्रल्स, हम लोगों ने लास्ट में जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, ब्यूकल कैविटी, ये यहाँ पर थी। माउथ, माउथ यहाँ होता है, माउथ के अपर लिप के ऊपर ही तो होते हैं नॉस्ट्रल्स। तो यहाँ से ओपनिंग थी माउथ की और ब्यूकल कैविटी वगैरह थी। बट यहाँ पर हमको किसकी बात करनी है, हमें नॉस्ट्रल्स की बात करनी है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला स्टेप होता है हम O2 को इनहेल करते हैं। O2 को हम इंटेक करते हैं किसके थ्रू, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के थ्रू। तो हमने अपने नॉस्ट्रल्स के थ्रू ऑक्सीजन को इनहेल किया, और वो ऑक्सीजन ये क्या है, ये नेसल चैम्बर, नेसल पासेज, ये जो स्पेस है यहाँ से यहाँ तक अंदर जो जाएगी, नाक में से उंगली डाल के देखो खाली जगह रहती है ना, यही होता है नेसल पासेज। यहाँ आई, और यहाँ से आने के बाद ये कहाँ पर आ गई, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बारे में मैंने डाइजेशन में ही बताया था कि इट इज़ द कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड एयर। ये मतलब वो कॉमन स्पेस है जहाँ से अगर हम देखो माउथ से खाना खाते थे तो भी यहाँ पर आता था, और नॉस्ट्रल से यहाँ से अगर सांस लेंगे तो भी यहाँ पे आएगी। कॉमन पासेज है, चाहे खाना खाओ चाहे ऑक्सीजन को इनहेल करो, इस जगह से होकर के जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, ये जो पार्ट है, जो मतलब फेरिंग्स का जो रीजन हमारी ग्लॉटिस में ओपन हो रहा, देखो फेरिंग्स का जो पिछला वाला पार्ट है वो खुलता था कहाँ, हमारी फूड पाइप में, बैक साइड। हमारी जो फूड, देखो जैसे हम हैं अपन, तो हमारी जो फूड पाइप है ईसोफेगस, वो बैक साइड है, बैक साइड मतलब पोस्टेरियरली लोकेटेड है। और जो हमारी जो ट्रैकिया है ये आगे की तरफ है, मतलब ये ट्रैकियल सिस्टम है वो पहले है आगे साइड, और फूड पाइप वाला सिस्टम पीछे है। तो जैसे हम यहाँ लोकेट करेंगे तो फूड पाइप पीछे है, पीछे की ओपनिंग में। तो फेरिक्स का एक रीजन जो है वहाँ पीछे साइड खुलता है, किसमें, फूड पाइप में। पर हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे जो ट्रैकिया में ओपन हो रहा, तो हम इस पोर्शन को हम बोलते हैं क्या, नेसोफेरिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम, नेसोफेरिक्स, क्योंकि ये रीजन कहाँ पर ओपन होता है, ये रीजन ओपन होता है हमारी ट्रैकिया में। सबसे पहले कहाँ खुलेगा, ग्लॉटिस में। तो चलो देख लेते हैं, ये हो गया फेरिक्स। अब हम बात करेंगे इस ओपनिंग की, इसका नाम क्या है, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या होता है, ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, और ग्लॉटिस को कवर करता है एक कार्टिलेजिनस फ्लैप, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप जो कि ग्लॉटिस को कवर करके रखता है, इसका नाम है एपिग्लॉटिस। क्या नाम है इसका, एपिग्लॉटिस। जिस वक्त हम खाना खा रहे होते हैं, मैंने पहले भी बताया, जिस वक्त हम खाना खा रहे होते हैं भाई, ट्रैकिया की ओपनिंग हो गई ग्लॉटिस। तो अब डर है ना कि इसी जगह से खाना होकर निकलेगा, खाने वाली पाइप हमारी पीछे लगी, क्या पता धोखे में कुछ ऐसा हो जाए कि खाना जो है पीछे फूड पाइप में जाने की बजाय विंड पाइप में आ जाए। क्या पता कुछ ऐसा हो जाए कि खाना जो है फूड पाइप में जाने की बजाय कहाँ आ जाए, विंड पाइप में आ जाए। तो ऐसा ना हो, इस वजह से हमें बोला जाता है कि खाते वक्त हमें क्या करना है, बात नहीं करनी है। और दूसरी चीज क्या होता है, जिस वक्त हम खाना खा रहे होते हैं उस वक्त हमारी जो विंड पाइप होती है उसकी ओपनिंग ग्लॉटिस कवर होती है किससे, एपिग्लॉटिस के थ्रू। एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो कि कवर करता है किसको, ग्लॉटिस को, विच इज द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। ओके, तो हमारी एयर पास होती है कहाँ, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से नेजल पासेस, फेरिक्स, फेरिक्स के बाद एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस, और फिर आ जाती है यहाँ पर लैरिंग्स। कहाँ आ गई, इस पोर्शन में जिसका नाम है क्या, लैरिंग्स, जिसको हम साउंड बॉक्स या फिर वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जहाँ से हमारी आवाज निकल रही है। ओके, देन आफ्टर एयर कहाँ पे जाती है, ट्रैकिया, ये है आपकी ट्रैकियल ट्यूब। क्या है आपकी ट्रैकियल ट्यूब, यहाँ थी। इस ट्रैकियल ट्यूब में आपको ये रिंग शेप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, कार्टिलेजिनस रिंग्स। इनको हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स। इन रिंग्स का फंक्शन होता है एयर पासेज, मतलब जिस गली से एयर होकर के गुजर रही है, इसको मतलब कोलाप्स ना होने पाए, ये पाइप आपस में कोलाप्स ना कर सके, तो इससे प्रिवेंट करता है कौन, कार्टिलेजिनस रिंग्स। जैसे बेल वाले पेड़ देखे होंगे, उनको एक सहारा दिया जाता है, मतलब उसको उसी शेप में रखना, उसको उसी शेप में रखना। मान लो एक पाइप है, पता लगे कोलाप्स हो गई, तो वो कोलाप्स ना हो उसकी वजह से क्या प्रेजेंट है, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है। ओके,
फिर एक टाइम बाद क्या होता है, वैसे तो कहने को फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा होता है, बट अभी वो चीज़ इतना डीपली मत समझो। एक टाइम बाद क्या होता है, ट्रैकिया जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, राइट एंड लेफ्ट। राइट किसको कंसिडर करोगे, चलो इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, बाकी अपने हिसाब से देख लेना। तो ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, राइट एंड लेफ्ट साइड में। तो ये देखो, सबसे पहले एक तरफ बनाया है, एक तरफ नहीं बनाया, समझ जाना, दोनों साइड में वैसा ही टेक्सचर है, वैसी ही बनावट है। सबसे फर्स्ट पार्ट पहली बार में जो डिवीजन हुआ, इसको हमने बोला, वैसे तो जनरली बोल दिया जाता है कि ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई, बट मैंने एक एक डिवीजन करके दिखा दिया ताकि आपको प्रॉपर वो चीज़ समझ में आ जाए। फर्स्ट डिवीजन को हमने बोला प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हुई तो इसको हमने सेकेंडरी ब्रोंकाई बोल दिया, सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड हुई, इसको हमने टर्सरी बोल दिया, और टर्सरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हुई तो इसको हमने क्या बोल दिया, ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स के एंड में लगा होता है एक बलून शेप का बहुत ही पतला सा स्ट्रक्चर, बलून शेप का है, बहुत ही वेरी थिन वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। इसे हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। इरेगुलर वॉल्ड होती है इसकी, और हमारे लंग्स में कोई एक एल्वियोलाई नहीं प्रेजेंट है, मिलियंस ऑफ एल्वियोलाइज आर प्रेजेंट इन अवर लंग्स। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इन सबको एरो करके कि लंग्स मेड अप ऑफ। इसका मतलब हमारा कोई पूछे कि लंग्स, एक आपका जो लंग है, लंग, वो लंग किसका बना हुआ है। लंग बोलूँ तो एक की बात करें, लंग्स बोल रहे हैं तो मतलब दोनों की, तो किसका बना हुआ होता है, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इनिशियल ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई, इन सबसे मिलकर के बनते हैं क्या, हमारे लंग्स। ठीक है, अभी इधर देख लेते हैं। देखो लंग्स भी ऑर्गन है, सभी ऑर्गन्स के पास मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो लंग्स के पास भी मेम्ब्रेन्स होंगी। लंग्स की मेम्ब्रेन का नाम क्या है, प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या नाम है उसका, प्लूरा मेम्ब्रेन। और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन है, तो दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड का नाम है क्या, प्लूरल फ्लूइड। अब इस फ्लूइड का काम क्या होता है, इस फ्लूइड का काम क्या होता है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ये क्या करता है, इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, क्योंकि लंग सरफेस में फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, तो उस फ्रिक्शन को कौन रिड्यूस करता है, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, प्लूरल फ्लूइड। ओके, और देख लेते हैं क्या, हाँ यहाँ पे देखो मैंने अंदर लिखा लंग कैविटी, बाहर लिखा थोरेसिक कैविटी। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो किसके टच में होती है, लंग्स कैविटी के, और जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो किसके टच में होती है, थोरेसिक कैविटी। ये इस पोर्शन को थोरेसिक चैम्बर बोलते हैं ना, थोरेसिक एब्डोमेन ऐसे होता है ना, तो ये कौन सा पोर्शन है, थोरेसिक चैम्बर। इतना समझ में आया। देखो एयर का पासेस कैसे होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, उसके बाद नेसल चैम्बर, नेसल पासेस के बाद फेरिक्स, फेरिक्स के बाद हम बोल देंगे यहाँ सीधा है एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस, लैरिक्स, लैरिक्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ऐसे ऐसे एरो कर दो, यहाँ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये तो मान लो ओपनिंग हो गई, फिर यहाँ, फिर इसमें ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोलाई। समझ में आया। यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ तक आ जाते हैं हम। नोट्स में प्रॉपर आपको अच्छे से लिखा हुआ मिलेगा। पहले मैंने इस वीडियो को ना नोट्स से ही शूट किया था, लेकिन फिर वो पता नहीं सही बन नहीं पाया, इस वजह से। चलो देख लेते हैं, इसके बाद तुरंत आपको नोट्स मिल जाएंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि इस टॉपिक के, जैसे मैंने लेक्चर के बाद ही मैं वो पेज लगा दूँगी, तो आपको ज़्यादा सही समझ में आ जाएगा। फिर भी ठीक है। यहाँ देखो एल्वियोलाई, अब क्या होता है, एल्वियोलाई में एयर आने, एल्वियोलाई क्या है, एक्चुअल साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैस के एक्सचेंज होने की एक्चुअल साइट क्या है, यही एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई से O2 कहाँ जाती है, हमारी लंग्स में, और लंग्स से कहाँ चली जाएगी, ब्लड में। लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, ब्लड में। आगे का काम जो विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, कि ब्लड में हमको मिलता है ग्लूकोज, उस ग्लूकोज की प्रेजेंस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज ब्रेक होकर के क्या देगा हमको, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसी रास्ते से होते हुए वापस चला जाएगा, ब्लड से लंग्स, लंग्स से एल्वियोलाई, यहाँ से ट्रैकिया, लैरिक्स, फिर ग्लॉटिस, फेरिक्स, यहाँ से निकल के एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के थ्रू कहाँ चला जाएगा, बाहर। समझ में आई बात। अब एक चीज़ और समझो, देखो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेसल पासेस, फेरिक्स, ग्लॉटिस, लैरिक्स, ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ब्रोंकियोल्स, इन सबको एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर के ब्रोंकियोल्स तक वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर के ब्रोंकियोल्स तक वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्या, कंडक्टिंग पार्ट। तो इस कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन क्या होता है, सबसे पहला काम तो है कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से एटमॉस्फेरिक एयर को एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के थ्रू होते हुए एल्वियोलाई तक लाना। सबसे पहला काम बाहर से ऑक्सीजन को एल्वियोलाई तक लाना। दूसरा काम क्या है, उस एयर को अपने बॉडी टेम्परेचर में लाना। भाई बाहर के टेम्परेचर में और हमारे बॉडी के अंदर के टेम्परेचर में फ़र्क है, तो उसको अपने बॉडी टेम्परेचर में लाना। और तीसरा काम क्या है, उसको ह्यूमिडिफाई करना, मतलब उसमें फॉरेन पार्टिकल्स भी होते हैं, इधर उधर के पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको क्या करना, ह्यूमिडिफाई करना, उसको क्लियर करना। ये सारे काम किसके हैं, कंडक्टिंग पार्ट के। कंडक्टिंग पार्ट में कौन कौन आता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, उसके बाद नेसल चैम्बर या फिर नेसल पासेस कह लो, फिर फेरिक्स हो गया आपका, ग्लॉटिस हो गया, लैरिक्स, ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स। ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर ब्रोंकियोल्स तक का पार्ट आता है आपका किसमें, कंडक्टिंग पार्ट में। अब एल्वियोलाई को क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, और उसके डक्ट्स को हम बोलते हैं क्या, एक्सचेंज या फिर रेस्पिरेटरी पार्ट। एक्सचेंज पार्ट या फिर कौन सा पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट, जहाँ पर एक्चुअल डिफ्यूजन होता है, जहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। समझ में आई बात।
एक्चुअल साइट है डिफ्यूजन की। इसकी बात की कहानी अभी बता चुके हैं, ब्लड की बात है, वहाँ से CO2 ऐसे करके उसी रास्ते से CO2 क्या होगी, वापस हो जाएगी। तो आई होप इसमें इतना कुछ लफड़ा नहीं था, जैसे डाइजेशन में बहुत बहुत ज़्यादा मतलब सब कुछ समझना था, यहाँ पे ये हो रहा है, ये एंजाइम को, यहाँ पे ऐसा कोई एंजाइम वगैरह का चक्कर नहीं है। हाँ, अब कुछ लोग के दिमाग में होगा कि मैम क्या आपने ऐसे बता दिया कि एल्वेलाई से लंग्स और लंग्स से सीधे ऑक्सीजन ब्लड में चली गई, आगे तो बता दो ब्लड कैसे कैसे, हमने सुना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो बेटा उसकी कहानी हम जब इनको पढ़ेंगे, जो भाई साहब बैठे हैं बीच में, दिल, जब दिल की पढ़ाई करेंगे तब वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, जो जहाँ पर पढ़ना है उसको वहीं पढ़ेंगे। अगर यहाँ बता देंगे तो फिर वहाँ क्या पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन्स क्या है, कैसे ब्लड जो है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ले जाता है, वहाँ से कैसे CO2 को कौन लेकर के आता है, ये पूरा सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ेंगे कब, जब अगला अपना लाइफ प्रोसेस आएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो वहाँ पे हम इसको डिटेल पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि एयर कहाँ से आती है और कैसे कैसे होते हुए यहाँ तक पहुँचती है, ठीक है। तो 2-4 स्टेप लिखे हैं उसके, ब्रीदिंग आपका जो ये रेस्पिरेशन है उसके कुछ स्टेप्स हैं। उसका सबसे पहला स्टेप होता है, देखो सांस लेना, सांस लेने से लेकर के सांस छोड़ने तक का जो प्रोसेस है, इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। ब्रीदिंग क्या होता है, सिंपल ऑक्सीजन को इंटेक करना और CO2 को रिलीज करना इस ब्रीदिंग, और उस पूरे प्रोसेस में कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का टूटना, CO2 का रिलीज होना, ये सब कुछ क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। तो सॉरी रेस्पिरेशन कहलाता है। तो रेस्पिरेशन के स्टेप्स में क्या होगा, सबसे पहला तो ब्रीदिंग हो जाएगा, उसके बाद गैसेस का डिफ्यूजन, 1 सेकंड, एक सेकंड, तो मैं क्या बता रही थी, रेस्पिरेशन के स्टेप्स में क्या आ जाएगा, सबसे पहला तो आपने इनहेल किया, ऑक्सीजन को इनहेल किया, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, डिफ्यूजन अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस इनका डिफ्यूजन होगा, फिर गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड के थ्रू, उसके बाद वहाँ पर एक बार फिर से डिफ्यूजन होगा, किसके किसके बीच में, ब्लड और बॉडी के सेल्स के बीच में, उसके बाद वापस से वो जो हमारा ब्लड है O2 को यूटिलाइज कर लेगा और CO2 को क्या करेगा, रिलीज कर लेगा। आपको नोट्स में सारे एक एक स्टेप मिल जाएंगे, ओके। लो इसको बनाना बना लो, बाकी तो जो नोट्स वाला डायग्राम है उसको बना लेना ज़्यादा अच्छे से। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस का ट्रांसपोर्ट, हाउ गैसेस ट्रांसपोर्ट, सबको पता है, बार बार बता रहे हैं, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। हमारे ब्लड में ब्लड के सेल्स होते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर मेन फंक्शन किसका है, RBC का, क्योंकि RBC में एक पिगमेंट प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, हेमोग्लोबिन। सबको ये बात पता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। RBC का कलर रेड इसलिए क्योंकि हेमोग्लोबिन की वजह से, ब्लड का कलर रेड इसलिए क्योंकि हेमोग्लोबिन की वजह से, ओके। इसको ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं, रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। हेमोग्लोबिन कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और हेमोग्लोबिन का एफिनिटी लेवल देख लो, देखो जैसे इसको ऑक्सीजन और CO2 में अगर इससे पूछेगा कि किसके प्रति ज़्यादा एफिनिटी है इसके पास, तो उसमें ऑक्सीजन और CO2 में ऑक्सीजन को प्रेफरेंस देती है। और जब बात कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन की होगी तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को ज़्यादा प्रेफरेंस देगी, बाकी यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड कोई रोल नहीं है। मतलब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है। फ़र्क इतना है कि ऑक्सीजन के हेमोग्लोबिन ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को ले जाती है, अबाउट ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर बनता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन लगभग 97% ऑक्सीजन RBC के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर के बनता है कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन, और 20 से 25%, 20 to 25% जो है CO2 किसके थ्रू जाती है, RBC के थ्रू, पूरी नहीं। फर्क यही है कि ज़्यादा एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए, इसलिए ऑक्सीजन को ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर के जाती है। तो बची हुई भी अब CO2 की बात करें तो भाई 20 से 25% CO2 किसके थ्रू चली जाती है, ट्रांसपोर्ट होती है RBC के थ्रू। भाई बाकी बची हुई किसके थ्रू जाती है, बाइकार्बोनेट्स और प्लाज्मा के थ्रू। ये आपके काम का नहीं है, बस NCERT में थोड़ा हेमोग्लोबिन के बारे में था तो इसके बारे में जान लो। और हाँ, ब्लड के ट्रांसपोर्ट में इसका रोल है, ऑक्सीजन के प्रति ऑक्सीजन को ज़्यादा क्वांटिटी में ले जाती है, ऑक्सीजन के प्रति इसकी एफिनिटी ज़्यादा है। बाकी नोट्स में थोड़ा बहुत दे दिया मैंने, थोड़ा सा एडिशनल करा दिया है, ओके। चलो इसके बाद तो चलो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। ब्रीदिंग में नॉर्मल भाई अपनी 2 स्टेज होती हैं, एक होती है इंस्पिरेशन और दूसरी होती है क्या, एक्सपायरेशन। ये थोड़ा क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है बट कोई नहीं, समझ लो, ज़्यादा कुछ वैसा नहीं है। देखो इंस्पिरेशन के वक्त क्या होता है, सबसे पहले एक लाइन लिखी है 11th के NCERT में, उसको पढ़ के सुना देती हूँ। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। कह रहे हैं कि लंग्स के अंदर जो एयर का मूवमेंट होता है अंदर या बाहर, वो कैसे होता है, बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब होता है प्रेशर डिफरेंस, मतलब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है किसके किसके बीच में, एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में। लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट बनाया जाता है एयर के अंदर और बाहर होने के लिए लंग्स में। तो देखो होता क्या है, इंस्पिरेशन में क्या होता है, इंस्पायरेशन जब हम इंस्पायर करते हैं, O2 को अंदर इंटेक करते हैं तो क्या होता है, लंग्स का प्रेशर कैसा होता है, लंग्स में निगेटिव प्रेशर होता है। लंग्स में क्या होता है, निगेटिव प्रेशर। निगेटिव प्रेशर का मतलब होता है, सिंपल समझ लो, निगेटिव प्रेशर मतलब ये कि लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो कैसा है, कम है। लंग्स के अंदर का प्रेशर कम है इन कंपेरिजन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंस्पायरेशन के वक्त जब हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे होते हैं, इनहेल कर रहे होते हैं, उस टाइम पे लंग्स के अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है लंग्स के प्रेशर की तुलना में।
बाहर का प्रेशर ज़्यादा है और लंग्स का प्रेशर क्या है, कम। फील करो, आप फील करो, डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चीज़ें डिफ्यूज होती है ना। आप फील करो, सांस ले रहे हो, बाहर से प्रेशर लग रहा है ना, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर से प्रेशर लग रहा है ना, ऐसे अंदर का प्रेशर कम है। और जब हमने सांस लिया तो क्या हुआ, अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया। प्रेशर और वॉल्यूम में कैसा इनवर्स रिलेशन होता है ना, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है ना, जहाँ प्रेशर ज़्यादा तो वॉल्यूम कम, वॉल्यूम ज़्यादा तो प्रेशर कम। लंग्स का प्रेशर कम होता है इस वक्त, तो क्या होगा, वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो कॉपी पे वो आपको डोम शेप की मसल दिखाई है, डायफ्राम, वो क्या होती है, ये उसका मैंने बताया था कि आगे बताऊंगी इसका काम क्या है। जब हम सांस लेते हैं तो अंदर ये जो मसल है, रिब्स वगैरह क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, कॉन्ट्रैक्ट। इमेजिन करके देखो, ये जो अपनी लंग्स, रिब्स वगैरह सब ऊपर आ रही हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट कर गई, तो क्या होता है, हमारा जो वॉल्यूम है अंदर का वो बढ़ जाता है। इंस्पायरेशन के वक्त लंग्स का प्रेशर कम होता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा होता है। क्योंकि लंग्स का प्रेशर कम होता है इसलिए हमने यहाँ लिखा कैसा होता है, निगेटिव प्रेशर इन लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। प्रेशर कम होता है लंग्स का और वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा। ये बात मैंने लंग्स के लिए लिखी है। ओके, डायफ्राम वगैरह, डिप्स वगैरह क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक इसी के अपोजिट, हमने सांस ले ली, ऑक्सीजन लंग्स के अंदर भर चुकी है, तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो मैंने क्या लिखा, पॉजिटिव प्रेशर इन लंग्स। लंग्स में क्या होता है, सांस जब हम इनहेल एक्सहेल के टाइम पे अंदर का प्रेशर बढ़ गया इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने सांस अंदर ले ली, वो लंग्स के अंदर भरी हुई है, अब भरी है तो वहाँ का प्रेशर जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। तो क्या, प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। सांस छोड़ो, सांस छोड़ दिया, रिलैक्स, रिलैक्स हो गए, तो जितनी मसल्स वगैरह हैं, रिब्स, डायफ्राम में सब कुछ क्या हो जाएंगे, रिलैक्स मोड में आ जाएंगे। रिलैक्स हो जाएंगी तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, सांस थोड़ा रिलैक्स हुई, तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे इंस्पायरेशन के वक्त निगेटिव प्रेशर होता है, यानी कि प्रेशर के लंग्स के अंदर का प्रेशर कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है। प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या होता है, लंग्स के अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि हम जब सांस छोड़ देते हैं तो ये डायफ्राम, रिब्स, बाकी जितनी मसल्स हैं वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती हैं, रिलैक्स्ड मोड पे आ जाती हैं। और यहाँ पे क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। समझ में आया ब्रीदिंग इसकी। चलो भाई पढ़ लेते हैं सबसे लास्ट टॉपिक एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार इस टॉपिक से एक आधा क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाता है। स्पेशली ये जो मैंने चार्ट बनाया है, ये जो बनाया है आपकी एनसीईआरटी का फिगर नंबर 6.8, जिसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था। ठीक है, इसको मैंने करा ही दिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। ये भी बात बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक, नया क्या है, नया आपको ये मिलेगा, लेकिन ये चीज़ हम पहले से काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना। एनारोबिक में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है, मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ऑक्सीजन की, एल से याद रखना, लैक्टिक एसिड इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन है बट कम है, उसकी लैकनेस है, उसकी कमी है। तो चलो देख लेते हैं हम ऑक्सीजन किस तरीके से ब्रेक होता है, वेरियस तरीके के अलग अलग तरीकों से। ग्लूकोज के पास 6 कार्बन थे, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज ब्रेक होकर के बना पाइरूवेट। साइटोप्लाज्म में सबसे पहला स्टेप है, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज ब्रेक होकर के बना पाइरूवेट। ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होते हैं और पाइरूवेट के पास कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन। अब कोई मुझसे ये नहीं बोलेगा कि मैम ऐसे कैसे आपने उड़ा के बता दिया, इसको उड़ाकर ही बताना है। ग्लूकोज ब्रेक होकर के पाइरूवेट बना, इसको लर्न कर लो, लर्निंग की चीज़ है। अगर डिटेल में समझना है तो बता देना कि मैम हमको ग्लूकोज से पाइरूवेट बनने तक का जो प्रोसेस है उसको डिटेल में समझाओ। तो सुनो, क्लास 11th में इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस नाम की एक पूरी प्रोसेस होती है, ग्लूकोज से पाइरूवेट बनने तक का प्रोसेस पूरा 9 से 10 स्टेप होते हैं। इनको मैं दिखा देती हूँ, एनसीईआरटी का मेरी 11th की। हाँ ये रुको, ये देखो दिख रहा है, ये पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस, ये पूरा लंबा चौड़ा सा प्रोसेस देख रहे हो। ऊपर होता है ग्लूकोज, ऊपर, अरे सही से नहीं दिखा, बस ये देख लो, ये पूरी प्रोसेस है ग्लूकोज से पाइरूवेट बनने तक की, जो आपके काम की नहीं है, इसलिए सिंपली इसको याद कर लो, ग्लूकोज से बना पाइरूवेट। आगे की कहानी देखो। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस, मतलब ये जो रिएक्शन, जो नीचे वाली रिएक्शन है, ये एरोबिक है। ये कैसी है, एरोबिक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। कहाँ पे, पाइरूवेट चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ पर इसको ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पाइरूवेट बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। इस चार्ट को आपको एज इट इज लर्न कर लेना, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, याद कर लेना, इससे आपको बोर्ड एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन आई एम वेरी श्योर कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन ये हो गया, कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों जगह पाइरूवेट पहुंच जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बन जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी एनारोबिक रिएक्शन की। सबसे पहले बात करेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। देखो
पाइरुवेट यीस्ट में, ये केस कहाँ देखा जाता है, यीस्ट के केस में ऐसा देखा जाता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है तो वहाँ पर पाइरुवेट इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बन जाता है। ठीक है, उसके बाद लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी कहाँ पर होती है, हमारी मसल सेल्स में, तो जहाँ पर ऑक्सीजन की लैकनेस होती है वहाँ पर पाइरुवेट बन जाता है लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी। लैक वाला तो बड़ा आसान, लैक लैक्टिक, लैक्टिक एसिड लैक। ऊपर की दोनों रिएक्शंस एनारोबिक रिएक्शंस हैं और नीचे वाली कौन सी है, एरोबिक, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, और ये दोनों कैसी, एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है और ये वाली इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। पूरा को अभी नोट्स दे देंगे, उसमें प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, तो मैंने समझाने के लिए बता दिया। ठीक है, पूरा का पूरा ये इंटायर पेज जो मेरा होगा नोट्स वाला, उसको आपको लर्न करना है। ओके, इंपॉर्टेंट तो सभी कुछ है, वो रेस्पिरेशन का जो बताया डायग्राम आ सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क हुआ, एक तो ऑक्सीजन की पूरी तरीके से प्रेजेंस में होता है एरोबिक वाला, और दूसरा वाला ऑक्सीजन की एब्सेंस या फिर उसकी लैक में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक हो जाती है, और एनारोबिक में ग्लूकोज पूरी तरीके से ब्रेक नहीं होती है। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो एरोबिक रिएक्शन है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह पे होती है। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है। ओके, और एनारोबिक रिएक्शन ये सारे सब कुछ कहाँ, oh my God, ये सब कुछ कहाँ पे होता है, एनारोबिक रिएक्शन में सब कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो एनारोबिक रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में, और एरोबिक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों जगह होती है। और इसके एंड प्रोडक्ट्स में, एरोबिक रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनारोबिक रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट होते हैं इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, ये दोनों एनारोबिक रिएक्शन का पार्ट है ना, इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, CO2, ये तो मान लो कॉमन हो गया, और एनर्जी कॉमन हो गया। समझ में आई बात। दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर रेस्पिरेशन टॉपिक, जो कि पूरी तरीके से खत्म हो चुका। बच्चे कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से मुझे इतना टाइम लग जाता है वीडियो को अपलोड करने में, बताऊंगी बाद में, शेयर करूंगी, है ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड इस टॉपिक को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लेना। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो कुछ ना समझ में आए उसको पूछ भी लेना। ठीक है, ओके, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स, बाय बाय।